जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में इजाफा हुआ है। आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ भी बढ़ रही है। बीते 24 घंटों के दौरान ही सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया और ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब भी करीब 80 आतंकवादी एक्टिव हैं। सीमा पार से भी आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिशें हो रही हैं और बीएसएफ इसीलिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी रेंजर और सेना लगातार कोशिश कर रही है। ये सामने जो आप टावर देख रहे हैं यही पाकिस्तान का टावर है और इसी के ठीक पास जो है एक घुसपैठ की कोशिश हो रही थी जिसे अब जो है वो नाकाम कर दिया गया है। ये जो इलाका है दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका जो है यहाँ से दूसरी तरफ जो जानकारी है कई आतंकियों के ठिकाने जो हैं वहाँ पर हैं जहाँ से आतंकी घुसपैठ के प्रयास कर सकते हैं जिसे निपटने के लिए इस वक्त बीएसएफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है लगातार अलर्ट जो है वो किया हुआ है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की अगर कोई घुसपैठ के प्रयास यहाँ से करने की कोशिश की जाए तो उसे नाकाम कर दिया जाए। अब आतंकवाद के सफाई के लिए ये मांग उठने लगी है कि भारतीय सेना को एलओसी पार करके आतंकवाद फैलाने वालों का सफाया करना ही होगा। इजराइल ने हाल ही में हमास के लीडर को ईरान में मार गिराया है, जबकि हमास के मिलिट्री लीडर को भी पिन पॉइंट टारगेट कर हवाई हमले में ढेर कर दिया गया और अब कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे को लेकर कई सारे सवाल लोगों के जहन में, देश के लोगों के जहन में उमड़ रहे हैं। वो सवाल लेकर हम लोगों के पास गए और लोगों से उनकी राय हमने पूछी। एक सर्वे हमने इसे लेकर तैयार किया है और उस सर्वे का पहला सवाल आपके सामने, आप भी जान सकें। सर्वे में हमने जो पहला सवाल पूछा वो पहला सवाल था, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के पूरे सफाई के लिए क्या करना चाहिए। 41% लोगों ने कहा पीओके पर कब्जा करना चाहिए, 48% लोगों ने कहा पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए और 11% लोग ऐसे थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये घट रहा है तो क्यों घट रहा है, अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कर्नल जेएस सोडी साहब हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सोडी साहब से। सोडी साहब, अगर ये हो रहा है क्योंकि अचानक से घाटी में आतंकवादियों की संख्या बढ़ गई और ये आतंकवादी हमारे जवानों की शहीद कर रहे हैं, हमारे जवानों की शहादत हो रही है, अचानक से ये संख्या बढ़ना, अचानक से पाकिस्तान से लोगों की घुसपैठ बढ़ना, आतंकवादियों का बड़े पैमाने पर यहाँ आना और आकर आतंकवादी घटना को अंजाम देना, क्या कहता है, इसके मायने क्या है? जय हिंद मनोज जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इस साल के शुरुआत से चीन का साउथ चाइना सी में आक्रामक होना और पाकिस्तान समर्थन आतंकवादियों का जम्मू कश्मीर में और सक्रिय होना, इन दोनों चीजों के बीच में एक डायरेक्ट तार है। और ये डायरेक्ट कनेक्शन इसलिए क्योंकि चीन और पाकिस्तान साउथ चाइना सी और जम्मू कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाना चाहते हैं कि ये अस्थिर और अशांत इलाके हैं, क्योंकि अगले 11 साल में इन इलाकों में 3 युद्ध होने हैं। चीन ने ताइवान पे 2027 पे युद्ध करना है, स्प्रॉटले आइलैंड्स के लिए 2029 में करना है, 2035 में चीन पाकिस्तान ने मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करना है, जम्मू कश्मीर के लिए और अरुणाचल प्रदेश के लिए। इसी साल 5 फरवरी 2024 को डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका की 2024 एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव बढ़ रहा है, ये 2 फ्रंट वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं और जो सारे टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में है, 2035 में ये 2 फ्रंट वॉर होगा। हमने देखा हाल में ही काफी मीडिया रिपोर्ट्स आई जिसमें काफी सच्चाई लगती है मेरे को कि पाकिस्तान की एसएसजी की एक बटालियन जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल जंजुआ के नीचे है, उनके कई सैनिक जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और ये सारे ऑपरेशंस को एसएसजी के पोस्ट कमांडर मेजर जनरल आदिल रहमानी ओवरसी कर रहे हैं। और जो खास करके आतंकवादी हमले हुए, चाहे डोडा में, चाहे रियासी में, चाहे कठुआ में, वहां पे गाड़ियों के ड्राइवर्स के गोली मारी गई। सैनिक ही कर सकता है, वादी नहीं कर सकता है। तो ये साफ
चीजें जो उभर के आ रही हैं कि ये जो आने वाला समय है इसमें जम्मू कश्मीर में काफी आतंकवाद होगा, क्योंकि ये जो आतंकवाद है जम्मू कश्मीर में ये एक बड़े गेम प्लान का छोटा हिस्सा है। बड़ा गेम प्लान है टू फ्रंट वॉर जो 2035 में होनी है। और मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, जी। जो आपने पूछा कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। पिछले साल 7 अगस्त 2023 को भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरावने ने, जो 2 साल पहले रिटायर हुए, उन्होंने एक लेख लिखा था द प्रिंट में, और इस लेख में उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत ही मुसीबत पैदा करेगी। हमारे पास 11 साल का समय है। हमें रूस यूक्रेन युद्ध से, इजराइल हमास युद्ध से सबों को सीख लेनी होगी, और तभी हम 11 साल बाद इस टू फ्रंट वॉर का मुकाबला कर पाएंगे। अन्यथा हमारे लिए बहुत दिक्कतें पैदा होंगी 11 साल के बाद। अन्यथा 11 साल में बहुत दिक्कतें पैदा हो सकती है। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या पाकिस्तानी सेना अब खुल्लम खुल्ला आतंकवादियों का साथ देने लगी है? 85% लोगों ने कहा साथ देने लगी है। 11% लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। और 4% लोग ऐसे थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब मौजूद हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। सहगल साहब, आप क्या मानते हैं? ये तो सभी को पता है कि पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों का खुल्लम खुल्ला साथ देती है। भारत में जितने भी घुसपैठ होती है उसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स का, पाकिस्तानी सिपाहियों का पूरा सहयोग होता है। वो फायरिंग करते हैं और उनको कवर देते हैं, और कवर देने के साथ साथ वो भारत में घुसपैठ कराते हैं। लेकिन जो कुछ भी घट रहा है वो क्यों घट रहा है, उसके मायने आपसे भी जानना चाहता हूं। इस समय जो हो रहा है इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की सेना डायरेक्टली इन्वॉल्व है। बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के ऐसे आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं जो वेरी हाईली ट्रेंड है जंगल वॉरफेयर। उनके पास बड़े आधुनिक हथियार हैं। उनके पास जो रेडियो सेट्स हैं उनको हम इंटरसेप्ट भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनक्रिप्टिक सेट्स हैं और छोटे 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 सेट्स हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और जैसे कि कल सोडी ने कहा, ये साफ तौर पे अखबारों में निकल रहा है और खुफिया एजेंसीज भी बता रही हैं कि 500 से 600 सैनिक जो है पाकिस्तान के और आतंकी बॉर्डर के उस पास तैयार बैठे हैं बड़े पैमाने पर घुसपैठ करने के लिए। लेकिन मैं देश को साफ तौर पे बताना चाहता हूँ कि जब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ललकारा है, चाहे वो 48 हो, 65 हो, 71 हो या 99 हो, या उसके बाद उरी में जब उन्होंने हमला किया या पुलवामा में हमला किया, तो उसने मुंह की खाई। और हिंदुस्तान हर प्रकार से काबिल है, सक्षम है पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से सबक सिखाने के लिए। और मैं पक्का यकीन दिलाना चाहता हूँ देशवासियों को कि जो उनको गुस्सा है वही गुस्सा शायद गवर्नमेंट को भी है। गवर्नमेंट की छवि जो है गिर रही है। गवर्नमेंट साफ तौर पे जानती है कि तो देशवासी उसको बख्शेंगे नहीं, क्योंकि पिछले 3 सालों में हम कम से कम 130 जवानों की शहादत दे चुके हैं। आए दिन जम्मू में बड़े पैमाने पर गदर मचा रहे हैं। वो आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पर छेड़खानी करना चाहते हैं ताकि कश्मीर स्थिति को इंटरनेशनलाइज किया जा सके। लेकिन हम हर प्रकार से चौकन्ने हैं। हमने एक्स्ट्रा कमांडोज डिप्लॉय कर दिए, 7,000 to 8,000 एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय कर दिए हैं। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी भी हालत में सक्सेसफुल हो सकेगा, इसके बावजूद कि चाइना हर प्रकार से उसकी मदद कर रहा है। ये बड़ा सवाल है, लेकिन ये भी सच है कि जिस तरीके से पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा है कि इजराइल चुन चुन कर अपने विरोधियों को मार रहा है। जितने भी लोगों ने इजराइल पर हमला किया है, हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटा देना चाहता है, उसके जो टॉप कमांडर्स हैं, उनके जो मुखिया हैं, उनको चुन चुन कर मार रहा है। चर्चा देश में ये भी चल रही है कि क्या भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या भारत ऐसा नहीं कर सकता है, क्या भारत ये करने में सक्षम नहीं है, और अगर है तो फिर क्यों नहीं करता है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल था कि क्या इजराइल की तरह भारत को भी दुश्मनों को घर में घुसकर मारना चाहिए। 76% लोगों ने कहा हाँ मारना चाहिए, घर में घुसकर मारना चाहिए। 12% लोगों ने कहा तुरंत मारना चाहिए, और 12% लोग कुछ कहना नहीं चाहते थे। सोडी साहब, जब इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार सकता है तो हम क्यों नहीं मार सकते? हम ये जवाब क्यों नहीं दे सकते, और हम ऐसा संकेत क्यों नहीं दे सकते कि पाकिस्तान थर्रा जाए? एक तरफ 140 करोड़ की आबादी वाला देश, दूसरी तरफ एक छोटी सी 20-25 करोड़ की आबादी का देश, एक तरफ भारत जो कि तमाम अत्याधुनिक हथियारों से लैश विश्व में अपना एक अलग स्थान रखता है।
सुरक्षा के मामलों में, हथियारों के मामले में, और एक तरफ पाकिस्तान है जहां खाने का संकट है, रोटी नहीं है, पीने का पानी का संकट है और अपने जीने का संकट है। बावजूद इसके वो हमें छेड़ता है, वो हमें तंग करता है, हमें परेशान करता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हम सहते चले जाते हैं। आज़ादी के बाद से लेकर और अभी तक सहते ही हुए आए। एक बड़ा संकेत नहीं बनता है क्या इजराइल की तरह? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। पाकिस्तान और चीन दो ऐसे देश हैं जो बातचीत नहीं समझते हैं, वो सिर्फ एक कठिन और कठोर भाषा समझते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि 2019 के बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 5 साल हो गए, हमने सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं किया। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब उन्हें समय मिले किताब जरूर पढ़ें, द फाइनल वॉर, जो प्रवीण सानी ने लिखी है। और अगर हम गूगल सर्च करें, जो मैं कह रहा हूं वो सारा पब्लिक डोमेन में है। पूरा देश जानता है कि हमने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की 26 फरवरी 2019 को। लेकिन उसके अगले दिन क्या हुआ बहुत लोग नहीं जानते, और वो मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन है आपके प्रश्न के साथ। जी। जब सर्जिकल स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तान ने 24 लड़ाकू विमान भेजे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के तहत, जो कि भारतीय वायु स्पेस में आए, और उसी वक्त पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में पूरे एयरफोर्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर दिया, जिसकी वजह से जो विंग कमांडर अभिनंदन थे मिग 21 लड़ाकू विमान में, उनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ संपर्क टूट गया। उन्हें पता ही चला कि वो पाकिस्तान के वायु स्पेस में चले गए हैं। उनका प्लेन क्रैश हुआ, वो अरेस्ट हुए। बाद में वो अपनी मिसाइल्स ने एयरफोर्स के ही एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जिसमें 6 वायु सैनिक मारे गए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम करना पाकिस्तान जैसी सेना के लिए पॉसिबल नहीं है। इसकी पूरी मदद चीन ने की। 2024 के मिलिट्री डॉक्ट्रिन में चीन की सेना पीएलए ने ऐलान किया कि वो दुनिया के किसी कोने में किसी देश के साथ सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है। जमीन, समुंदर, वायु, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। ऐसा दावा हम 2024 में किसी और देश ने नहीं किया है, अमेरिका तक ने नहीं किया है। हमें समझना होगा कि आज तक जो युद्ध हुए वो लैंड, सी, एयर पे हुए, लेकिन आने वाले जो युद्ध होंगे जिसमें चीन एक अहम भूमिका निभाएगा, उसमें ये युद्ध 6 डोमेन में होंगे और सिर्फ चीन की माहिरता इस डोमेन में। और इसका एक हमने छोटा झलक देखी 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में, और फिर पिछले साल जब हमास ने इजराइल पे सुबेरे 6:30 बजे 7 अक्टूबर को हमला किया। 20 मिनट के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जाम कर दिया गया, सुबेरे 6:30 से 6:50 तक। आईडीएफ को पता नहीं चला कि 1000 से ज्यादा हमास का आदमी 15 मील तक उनके देश के अंदर घुस चुका है, कत्लेआम कर रहा है, खून की नदियां बह रहा है, क्योंकि वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कोई भी कमांडर दूसरे के साथ रेडियो सेट पे या कम्युनिकेशन के थ्रू बातचीत नहीं कर सका। तो हमें इसको करने के लिए बहुत हमारे में चेंजेस लानी होंगी। हमें हमारा पूरा मिलिट्री डॉक्ट्रिन चेंज करना होगा। मैं 1 मिनट और चाहूंगा आपसे मनोज जी। अब तक जो लड़ाइयां हो रही थी वो एयर लैंड बैटल कंसेप्ट या डॉक्ट्रिन 1982 पे हो रही थी, लेकिन अब जो आगे युद्ध होंगे जिसमें चीन युद्ध लेगा, वो फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन 2001 के तहत होंगी। हमें अपनी सैनिक डॉक्ट्रिन में चेंज करना होगा। हमें फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन के बारे में बातचीत करनी होगी। कर्नल सोढ़ी, जिन बातों का आपने जिक्र किया वाकई वो चौंकाने वाली चीजें हैं और देश के आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर हम अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं और जो सामने तरीके से, जिस तरीके से युद्ध की तैयारी हो रही है, जिस तरीके से अपने आप को तैयार किया जा रहा है, आज भी हम उसमें सक्षम नहीं है। और जो घटा जिसका जिक्र आपने किया वो किसी को पता नहीं है और ना कभी बताने की कोशिश की गई, जबकि अगर बताया जाता तो उसकी तैयारी उस तरीके से होती। हो सकता है कि भारत सरकार इस बात की तैयारी कर रहा हो कि हमारे साथ जो कुछ हुआ है, जो घटा है, उसके जवाब में हम अपनी रक्षा कैसे करें, उसका जवाब हम कैसे दे सकें। लेकिन आपने जिस बातों का खुलासा किया वाकई वो सही कहा आपने कि लोगों को नहीं पता, लेकिन ऐसा घटा है और वाकई ऐसा घटा है तो ये चौंकाने वाली बात है। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। इसी से जुड़ते हुए एक और सवाल हमने पूछा लोगों से कि क्या अब पाकिस्तान से सीधे सीधे जंग का वक्त आ चुका है। 67% लोगों ने कहा हाँ, 30% लोगों ने कहा ना, और 3% लोग ऐसे थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सहगल साहब, बहुत बार बात हुई, देश के प्रधानमंत्री, कई ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बात की,
और एक जेस्चर दिखाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में भी हैं, वो कराची तक चले गए थे एक संकेत देने के लिए कि देखिए, हम चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, हम चाहते हैं कि आपस में अच्छे संबंध रहें, आप पड़ोसी हैं तो मिलजुल कर रहें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सबने देखा। तो ये तो तय है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता, उसके दो चेहरे हैं। तो क्या अब एक बड़ा संकेत आ गया है जंग के तौर पर खुला चैलेंज देने के लिए, क्योंकि वो पीओके में नहीं बल्कि भारत की सीमा में, श्रीनगर में, घाटी में, और अब तो जम्मू में आके वो एक तरह से तांडव कर रहा, और हम उन्हें ढूंढने में, उनके आतंकवादियों को ढूंढने में लगे हुए। हमारे जवान एक के बाद एक शहीद होते जा रहे हैं, कोई 24 साल का, कोई 25 साल का, कोई 28 साल का, लेकिन हम सख्त संदेश नहीं दे रहे हैं। प्रयास जरूर कर रहे हैं, ढूंढ जरूर रहे हैं। अगर वो हमारी सीमा में आ गए तो मार जरूर रहे हैं, लेकिन अब घुसकर कब मारेंगे, घुसकर जवाब कब देंगे, और ऐसा जवाब कि उसके बाद दशकों तक पाकिस्तान की कमर टूट जाए। सहगल साहब, देखो, जहां तक आर पार का युद्ध का सवाल है, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ जी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अगर बड़े पैमाने पर युद्ध होता है तो इट बी द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी फॉर द सब कॉन्टिनेंट, इट बी अ कैटास्ट्रोफी फॉर पाकिस्तान एंड अ कैलेमिटी फॉर इंडिया। हमारे यहाँ भी कम से कम मिलियंस ऑफ लोग मारे जाएंगे और पाकिस्तान जो है हमेशा हमेशा के लिए सीज टू एग्जिस्ट होगा। लेकिन क्या हम उस माफी का बर्डन उठाना चाहते हैं, क्या हम उस माफी का फैसला लेना चाहते हैं, वो देश के हित में नहीं होगा। साथ में अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे हो तो दो फ्रंट वॉर तो अनिवार्य है। पाकिस्तान के अंदर चीन ने बहुत बड़े पैमाने पर पैसा लगाया है, सीपेक वगैरह लगाया है। वहाँ पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर इस समय चाइना की फिजिकली 2 डिवीजन से ज़्यादा फौज मौजूद है। आपको दो तरफा लड़ाई करनी पड़ेगी, जो हमारे लिए काफ़ी भारी पड़ सकती है। इस समय उस दो तरफा लड़ाई के लिए हम किसी प्रकार से तैयार नहीं है और हमें को तैयारी में काफ़ी समय लगेगा। अगर आपको देखो तो आपकी एयरफोर्स में ऑलमोस्ट 50% स्क्वाड्रन नहीं है। 42 के बदले आपके 31 है, जिसमें से 11 रिटायर 40 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ तेजस आप सुन रहे हैं अखबारों में, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ तेजस जो है बहुत ही घटिया है। हम उस स्पीड पर देश को हवाई जहाज नहीं दे पा रहे जिस माफी देना चाहिए। उसी माफी की खामियां नेवी के अंदर, उसी माफी की खामियां आर्म फोर्सेस के अंदर। बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारा डिफेंस बजट जो है बहुत ही कम है। कहा जा रहा है कि इस साल का जो डिफेंस बजट है वो बहुत बड़ा दिया है, लेकिन वास्तव में अगर पिछले साल का जो आर्मी स्टेज का बजट था, इस साल का बजट जो है वो आर्मी स्टेज से भी कम है। और अगर सैलरी और पेंशन हटा दिया जाए तो टोटल 1.5% ऑफ जीडीपी है, जबकि पाकिस्तान और चाइना जो है, चाइना 3.5% जीडीपी का इस्तेमाल कर रहा है अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए। फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरफोर्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग नेवी, एंड किस माफी का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस माफी का मिसाइल्स आपके सामने लगा रहा है, सारी दुनिया जानती है। उसके बावजूद हम केवल 1.5% जीडीपी लगा रहे हैं, जो बहुत ही कमज़ोर है। वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर चेंजेस की आवश्यकता है, जिनका कुछ जिक्र सोडी ने भी किया। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि सरकार इसके ऊपर और सेना इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। सीडीएस को नियुक्त किया हुआ है। हम थिएटर कमांड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें जल्द तेजी लाने की आवश्यकता है। फिर साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पास टोटल जो वॉर वेस्टेज रिजर्व्स हैं, हमारी फिलॉसफी है कि अगली लड़ाई जब होगी वो शॉर्ट एंड स्विफ्ट होगी। अगर आप हमास इजराइल की लड़ाई देख रहे हो तो 10 महीने हो गए। अगर यूक्रेन और रशिया की वॉर देख रहे हो तो 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं। अगली लड़ाई शॉर्ट स्विफ्ट नहीं होगी। हमको अपने वॉर वेस्टेज रिजर्व जो है कम से कम 10 दिन से बढ़ा के 40 दिन से करने पड़ेंगे। उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर पैसा चाहिए और वो बजट में नजर नहीं आता। ऐसे में बहुत लाजमी है कि हम जल्दी से जल्दी हमारी एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी भी नहीं, हिंदुस्तान की क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान और चाइना के साथ अभी तक डिफाइन नहीं हुई। हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या है अभी तक डिफाइन नहीं हुई। हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या है पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू कश्मीर के इलाके को लेकर, वो नहीं हुई। हमारी तीनों कंबाइंड सर्विसेज की जो डॉक्ट्रिन क्या है, कंबाइंड डॉक्ट्रिन, वो भी अभी तक तैयार नहीं हुई। ऐसे में बहुत जल्द काम करना पड़ेगा और हर प्रकार से सरकार को सपोर्ट देना होगा। मिनिमम 2.5 to 3.2% ऑफ जीडीपी इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। नहीं तो मैं कहूंगा ये देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, देश की सिक्योरिटी के साथ बड़ा खिलवाड़ है। देश की सिक्योरिटी के साथ बड़ा खिलवाड़ है, आपने सही कहा। अब हमारे साथ कर्नल सोढी भी बने हुए हैं। सोढी साहब, हम अगर देखा जाए किसी भी देश के लिए उसकी डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी होती है। हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरते तो हैं
और तमाम जो दूसरे बड़े देश हों, चाहे वो अमेरिका हो या कई और बड़े देश हों, ब्रिटेन हो, वो भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान को अगर बढ़ावा देता है तो वो पाकिस्तान देता है आतंकवाद को बढ़ावा, और खुले तौर पर देता है, इसमें कहीं कोई झिझक नहीं है। बीच बीच में संकेत भी निकल कर आते हैं कि उसकी आर्थिक मदद रोक दी गई है, ये संकेत दिया गया है कि पहले आप आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, फिर वो झूठे तरीके से कुछ आतंकवादियों को जेल भेज देता है, मसूद अजहर टाइप के लोगों को जेल भेज देता है, उसके बाद फिर उनको रिहा कर देता है, इस तरह के संकेत देते हैं, उसको आर्थिक मदद मिल जाती है और फिर वहीं की वहीं सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तो घेर रहे हैं कूटनीति तरीके से, लेकिन ये भी सच है कि वो कश्मीर के मसले पर, कश्मीर की सीमाओं पर, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान हमको घेरे हुए। मनोज जी, 1998 में हमारे रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने बयान दिया था कि भारत का जी चीन है। उनके ऊपर इतना राजनीतिक, फर्नांडिस का ये बयान बिल्कुल सही और सटीक था। मैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स को सलाम करना चाहूंगा, क्योंकि आप भी दो ऐसे चैनल्स हो जो कि भारत के हक हैं, जो कि चीन के खतरे के बारे में ओपनली डिस्कस करते जी है। उसे चुनावी फायदा होता है। हमारे लिए मेजर खतरा चीन है। पाकिस्तान चीन का एक सबसेट है। पाकिस्तान मेजर खतरा नहीं है, मेजर खतरा चीन है, क्योंकि चीन के पास जिस तरह से बेशुमार पैसा है, बेशुमार सैनिक शक्ति है, वो आने वाले समय में हमारे लिए दिक्कत पैदा करेगी। और मैं फिर इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स को सलाम करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा, क्योंकि आप दोनों चैनल्स बिल्कुल हकीकत देश के सामने ला रहे हो। तो हम पाकिस्तान को बेशक अंतर्राष्ट्रीय फोरम में घेर लें, उनके ऊपर आतंकवादियों का हम कुछ भी बयान दे दें, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एक छोटा हिस्सा है बड़े गेम प्लान का, और ये बड़ा गेम प्लान है टू फ्रंट वॉर 2035 की, जो कि सारी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में। मैं 3 छोटी टाइमलाइंस बताना चाहूंगा, हैं तो हजारों टाइमलाइंस, लेकिन 3 टाइमलाइंस बताना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए। पहली टाइमलाइन है कि 2035 तक चीन ने 1,500 परमाणु हथियार बनाने हैं। दूसरी टाइमलाइन है 2032 तक चीन के जिनजियांग और तिब्बत इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप होना है, और ये 2 इलाके जो कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे हमारे ऑपोजिट हैं। तीसरा है 2030 तक चीन ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 21 परमाणु पनडुब्बियां और 200 युद्धपोत बनाने हैं, जिसका काम दिन रात उनके 6 नेवल डॉकयार्ड में चल रहा है। और आज की तारीख में चीन की ऑलरेडी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। और एक इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बताना चाहूंगा कि जो हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल सुनते आए थे, चीन ने उसकी प्लानिंग कर ली है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, और पिछले साल 20 मार्च को चीन ने कॉक्स बाजार पोर्ट बनाया बांग्लादेश में, जिसमें उसकी 2 पनडुब्बियां आज की तारीख में तैनात हैं। और 2021 से ही पाकिस्तानी सेना के अफसर चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड में पोस्ट होने शुरू हो गए हैं। दूसरे सेनाओं के अफसर जवान जेसीओ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, कोर्सेज के लिए जाते हैं, लेकिन किसी के दूसरे के सेना मुख्यालय में पोस्ट नहीं होते हैं। और 2021 में ही वेस्टर्न थिएटर कमांड चेंगडू से एक डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल ले किया गया जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय तक, ताकि दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन हो। जो इतने बड़े पैमाने पे जो सैनिक तैयारी हो रही है, ये किसी पार्टी या पिकनिक के लिए नहीं है, उसका एक बड़ा सैनिक लक्ष्य है, और सैनिक लक्ष्य है टू फ्रंट वॉर 2035 में। मतलब सोडी साहब, अगर हम इस गलतफहमी में बैठे रहे कि पाकिस्तान हमारे सामने पिद्दी है, हम कभी भी उसे मसल देंगे, तो शायद ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान अकेला नहीं है। पाकिस्तान तो केवल एक चेहरा है, और पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा हुआ है, क्योंकि चाइना को अगर किसी से खतरा है तो भारत से है, वो चाहे आर्थिक तौर पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, और इसलिए चाइना खतरा मानता, लेकिन चाइना कभी फ्रंट में लड़ना नहीं चाहता। इसलिए जो पाकिस्तान की सीमा है, वहाँ पर पीएलए जिस तरीके से अपनी रणनीति बना रही है, वो भी एक तरह से इसका एक हिस्सा माना जाए। बिल्कुल मनोज जी, जैसे जनरल सहगल साहब ने बिल्कुल सही बताया कि पाकिस्तान और चीन के बीच में इतना दोस्ती हो चुकी है, क्योंकि चीन के 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर उसके सीपेक में लगे हैं। और मलक्का डिलेमा को अवॉइड करने के लिए ये सीपेक चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। और अगर हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो चीन उस युद्ध में जरूर आएगा, टू फ्रंट वॉर होगी। और जिस तरह से चीन पाकिस्तान का आर्थिक और सैनिक तरीके से मदद कर रहा है, ये वाकई में खतरे की घंटी है, क्योंकि चाहे पाकिस्तान
पाकिस्तान खाने के लिए पैसा हो या ना हो, पानी पिलाने के लिए पैसा हो या ना हो, लेकिन उनकी सेना के पास, उनकी आईएसआई के पास किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि ये सारी कमियां चीन दिन रात खुले दिल से पूरी कर रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का एक कॉमन दुश्मन है, वो है भारत। तो क्या सोडी साहब, सहगल साहब, मैं आपसे पूछता हूं, तो क्या ये माना जाए कि इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वो अभी जारी होगा? क्योंकि ये तो सीधे सीधे चाइना प्रायोजित आतंकवाद है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। देखो, आप जो मर्जी कह लें, लेकिन 100% मैं गारंटी करता हूं, अगले कुछ हफ्तों के अंदर जितने भी घुसपैठी हैं, इनको हिंदुस्तान हर प्रकार से खत्म कर देगा और हिंदुस्तान ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी, डिफेंस स्ट्रेटेजी करेगा। जितने भी घुसपैठी देश के अंदर है, उनको चुन चुन के मारा जाएगा। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो उनकी मदद कर रहे हैं, उनको ढूंढकर सफाया किया जाएगा। जो गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स हैं, पुलिस में ऑफिशियल्स हैं, जो उनकी मदद करते हैं, उनको पहचाना जा रहा है, उनको डिसमिस किया जा रहा है। और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर हम कुछ जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहे हैं। इसका वर्णन करना सही नहीं होगा। हम आर्मी इसका खुलासा करना सही नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के संकेत दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर पाकिस्तान कोई ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे कम से कम इस पर लगाम लग सके। बहुत बहुत शुक्रिया सोडी।